रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस प्रोमो के प्रस्तुतकर्ता सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। सही तरीके से सही मास्क पहने। ऐसा मास्क जो FFP2 या N95 का हो। मास्क इस तरह पहने कि ये आपकी नाक और मुंह को अच्छी तरह से कवर करे। Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। आज रविवार का दिन और समय है डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक पे बात करने की। आज हम फिर उस टॉपिक पे बात करेंगे पे हमें लगातार बात करने की जरूरत है, जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। यानी हम बात कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको बार बार इस टॉपिक से शुरू करवाना पड़ता है ताकि जो एक्सेसिबिलिटी का कोर्स है चलता रहे। आज हम बात करने वाले हैं मिशन एक्सेस। ये मिशन एक्सेसिबिलिटी क्या है, किसने शुरू किया है, मोटिव क्या है, आउटकम क्या है, क्या ये भी एक डिस्कोर्स बन के रह जाएगा जब प्रैक्टिकल आउटकम कोई निकलेगा। तो ये दो ब्लाइंड लॉयर्स का इनिशिएटिव है। उनमें से एक हमारे साथ है अमर जैन, जो लॉयर है और साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल है। उनसे जानेंगे कि इसको शुरू करने का मकसद क्या था, आखिर हम अचीव क्या करना चाहते हैं और क्या हम अचीव कर पाएंगे। अमर, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे एक बार फिर से। दानिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथ वापस रूबरू होते हुए बहुत खुशी हो रही है। तो ये दो लॉयर्स का इनिशिएटिव है, ये मिशन एक्सेसिबिलिटी। सबसे पहले तो हमें बताएं है क्या। दानिश देखिए, हम सबको पता है कि हमारी लाइफ में वेबसाइट्स और एप्स का बहुत ज्यादा मायना रहा है। स्पेसिफिकली पिछले 10-12 सालों में जो यूजेबिलिटी है, चाहे सॉफ्टवेयर्स की, टेक्नोलॉजी की, वेबसाइट्स की और एप्स की, बहुत बड़ी है। और स्पेशली कोविड के बाद में या कोविड के दौरान आपने देखा कि हर बिजनेस ने डिजिटल मीन्स को अडॉप्ट किया। तो प्रॉब्लम ये हुई कि पिछले 10-12 साल में जब से हम वेबसाइट्स और एप्स यूज करना चालू किए, जब से हम लोगों ने, उसके बाद आपने देखा कि इनएक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली गई। यानी कि ना ही वेबसाइट एक्सेसिबल है, ना ही ऐप एक्सेसिबल है। और पूरे डिसेबिलिटी सेक्टर ने टाइम एंड अगेन लोगों को लिखा, कंपनीज को लिखा, पर रिजल्ट्स नहीं आए। और हम शायद इस पे भी टच कर सकते हैं कि हमारा कानून क्या कहता है। बट तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को रियलाइज करके हमने इसे सॉल्व करने की ठान ली है। तो उसी के चलते हमने ये मिशन एक्सेसिबिलिटी के नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें हम कंपनीज और सर्विस प्रोवाइडर्स को बेसिकली एक्सेसिबिलिटी के बारे में जागरूक करके और उनसे एक्सेसिबिलिटी के बारे में काम करवाना चाहते हैं। तो मिशन एक्सेसिबिलिटी बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके तीन मैं कह सकता हूं कि तरीकों से काम करता है। जी,
पहला ये है कि हम सर्विस प्रोवाइडर के साथ कंसल्टेंसी यानी कि सलाह परामर्श विमर्श करके हम कंसल्टेंसी के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों उन्हें एक्सेसिबिलिटी अपने ऐप या वेबसाइट में इंक्लूड करने की जरूरत है। दूसरा हमारा तरीका ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स कंसल्टेंसी को अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या काफी डिसेबिलिटी वाले इनिशिएटिव्स में जिन्होंने डिसेबिलिटी सेक्टर के लोगों को अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया है, उन्हें फिर हम कानूनी तौर पे चीफ कमिश्नर ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, जो कि इंडिया में एक बॉडी है जिसमें अगर राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट का उल्लंघन होता है तो आप उनके पास जा सकते हैं। तो उनके थ्रू हम इन सर्विस प्रोवाइडर्स को कानूनी रूप से कार्रवाई करके हम उन्हें एक्सेसिबल बनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और तीसरा हमारा जो एक तरीका है जिससे हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि जिसे हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग या अवेयरनेस जनरेशन, क्योंकि काफी कंपनीज को यही नहीं पता। अगर आप इस सेक्टर में और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि सर्विस प्रोवाइडर्स को ये लगता है कि जब कोई एक्सेसिबिलिटी डिमांड कर रहा है तो आप किसी और नए फीचर की डिमांड कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि एक्सेसिबिलिटी का केवल मतलब इतना होता है कि जो एग्जिस्टिंग एप्स या वेबसाइट जो आपकी बनी हुई है वो केवल अच्छे से बनाई जाए ताकि वो सबके लिए यूजेबल हो। तो उन्हें हम अवेयर करना चाहते हैं, उन्हें हम बुला करके वर्कशॉप्स ऐसी ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं जिनसे हम उन्हें समझा पाए कि एक्सेसिबिलिटी है क्या और ये कैसे अचीव की जा सकती है। और एक चौथा जो हम अब हम और कर रहे हैं जो कि जिसके थ्रू हम एक और अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं वो ये है कि रिसर्च पेपर्स और अवेयरनेस आर्टिकल्स वगैरह ला करके हम या ऐसे इवेंट्स वगैरह जनरेट करके हम बेसिकली मिशन एक्सेसिबिलिटी को आगे बढ़ाएं। राइट, तो ये जो मिशन एक्सेसिबिलिटी है जी, क्या ये एक सिर्फ वर्बल इनिशिएटिव है ये, या फिर किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इस मिशन को आगे लेके जा रहे हो? और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है इंडिया में और डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो सिर्फ 2 शख्स ही क्यों? दानिश, मिशन एक्सेसिबिलिटी को बिल्कुल हम एक कानूनी रूप देने जा रहे हैं। हम लोग इसको एक सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर करने जा रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस में हैं, हमने अप्लाई कर दिया है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और हमें उम्मीद है कि जल्दी हमारा इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। दूसरा सवाल जो आपका है दानिश कि ये 2 ही शख्स क्यों, देखिए हम दानिश ऐसा नहीं है कि हम और लोगों को इन्वॉल्व करके नहीं चल रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को नाम देने के लिए हमें नहीं लगा कि हमें ज्यादा लोगों को इंक्लूड करने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद में हम एक टीम खड़ी कर रहे हैं लोगों की। फिर उसमें एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स भी इंक्लूड होंगे, उसमें वो भी लोग इंक्लूड होंगे जो मीडिया कम्युनिकेशंस में अच्छे होंगे, और उसमें वो भी लोग इंक्लूड होंगे जो हमारे बाकी के काम संभाल पाए। तो हम वो एक पूरी टीम खड़ी कर रहे हैं जिससे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को और इसकी मुहिम को आगे लेके जाए। अब ये समझना चाह रहा हूँ मैं कि आप तो पहले भी इस सेक्टर में काम कर रहे थे जी, और आपके जो पार्टनर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में राहुल बजाज, वो भी काम कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी पे जी। तो जब आप इंडिविजुअल तौर पे काम कर ही रहे थे तो फिर जी। ये मिशन एक्सेसिबिलिटी बनाने का पर्टिकुलर क्या मकसद? दानिश, देखिए इसके बहुत सारे वैसे तो कारण हैं, पर मेन अगर कारण मैं आपको बताऊं तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी भी बिजनेस से या किसी भी कंपनी से बात करने चाहते हैं किसी भी टाइप के अरेंजमेंट की या उन्हें इम्प्रूव करने की, तो जनरली वो लोग इंडिविजुअल्स के साथ डील करने से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से डील किया जाए। उससे आपके काम की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है क्योंकि एक लीगल एग्जिस्टेंस आपकी है जिसके बैनर के अंडर आप काम कर रहे हैं। तो इस मेन रीजन को एड्रेस करने के लिए हमने इसे रजिस्टर करना जरूरी था। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये इनिशिएटिव सिर्फ हम दोनों का है। आज हम 2 लोग संभाल रहे हैं, कल को हो सकता है कि हम लोग अगर 2 लोग कुछ साल बाद या 10-20 साल बाद जब हमें लगता है कि अब हम अगर इसे आगे नहीं लेके जा पा रहे तो हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, और ऐसे लोग होने चाहिए डिसेबिलिटी सेक्टर में जो इस काम को आगे लेके जा सकें और एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर सकें। राइट, अब मुझे ये बताएं कि हमने आपकी कई जगह पे कोरेस्पोंडेंस देखा है, इंटरेक्शन देखी है जी। You have already spoken to a lot of companies. Yes. And you are sharing details, you are sharing the minutes of the meeting. बिल्कुल। तो उन इनिशिएटिव्स के बारे में बताएं। अभी
करंटली आपकी किस किस सर्विस प्रोवाइडर या कंपनी से बात चल रही है और कहाँ क्या हमें किसी तरह की कोई सफलता मिली है और कौन कौन से केस अभी सीसीपीडी में चल रहे हैं? जी बिल्कुल। सो दानिश, मिशन एक्सेसिबिलिटी ने अपने लॉन्च होने के साथ साथ काफी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दिया था। मैं पहले सफलताओं पे आता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम कहाँ पे हैं। हमारी सबसे पहली सफलता ये थी कि जब हमने काम स्टार्ट करा तो उसके बाद हमने लगभग 190 लोगों का हॉटस्टार के अंदर 190 प्रोडक्ट मैनेजर्स, डेवलपर्स, इंजीनियर्स, उन सब के लिए हमने एक सेंसिटाइजेशन सेशन किया। उसके बाद हमने उनसे फॉलो अप करके उनकी रिसर्च स्टडीज में पार्टिसिपेट किया, उन्हें ये बताया कि हॉटस्टार अभी कैसे इनएक्सेसिबल है और क्यों इसे एक्सेसिबल बनाने की जरूरत है। तो हॉटस्टार अपने ऐप और वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि बहुत जल्द जैसे ही हमारा नया ऐप और वेबसाइट रेडी होगी तो हम आपको टेस्टिंग के लिए इन्वॉल्व करेंगे। और उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक पायलट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि अभी बेटा स्टेज पे है, जो कि अभी पब्लिक के लिए नहीं है। उम्मीद है कि वो लॉन्च होगा पब्लिक के लिए, कि जो हमारी एशिया कप की क्रिकेट कमेंट्री जो आई थी और उससे पहले जो आईपीएल की कमेंट्री आई थी, तो उन्होंने एक उसका ऑडियो ओनली वर्जन, जैसे कि रेडियो पे हम कमेंट्री सुनते थे उस टाइप का उन्होंने एक ऑडियो ओनली वर्जन स्टार्ट किया, ताकि श्रोता जो लोग देख नहीं, ना केवल विजुअली इम्पेयर्ड बट जो लोग नहीं देखना चाहते या कुछ और काम कर रहे हैं मान लीजिए और वो केवल कमेंट्री सुनना चाहते हैं तो वो उसका आनंद ले पाए। तो ये अभी टेस्टिंग फेज में है, इसलिए सब लोगों को अभी ये उपलब्ध नहीं है, पर हमें उम्मीद है कि वो एक अच्छा इनिशिएटिव है और वो जल्दी हॉटस्टार लॉन्च करेगा। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में लेके जाना चाहूंगा और इसके लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम थोड़ा सा लीगल बैकग्राउंड समझें एक्सेसिबिलिटी के पीछे। वैसे तो इस शो के माध्यम से आपने बार बार और रेडियो उड़ान के माध्यम से आपने बार बार श्रोताओं को बताया है, पर फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि कानूनी रूप से एक्सेसिबिलिटी हर सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हो, उसके लिए एक्सेसिबिलिटी मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है सेक्शन 46 में। और रूल 15 राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज रूल्स 2017 के अंतर्गत आपको एक्सेसिबिलिटी, आईसीटी एक्सेसिबिलिटी जो है वो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स जो वहाँ पे ले डाउन किए गए हैं, गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स, और बहुत जल्द अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का स्टैंडर्ड भी उसका पार्ट बनने वाला है, तो उनके माध्यम से आपको एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करने की जरूरत है। लेकिन हो क्या रहा था कि जैसा कि आप खुद जानते हैं कि रूल 15 इस वक्त जो एक्सेसिबिलिटी के बारे में कहता है वो ये कहते हैं कि गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स। तो जब आप ये नाम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये केवल गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए एप्लीकेबल है, तो हमें एक्सेसिबिलिटी करने की जरूरत नहीं है अगर हम प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये सेम मुद्दा सीसीपीडी के सामने प्रैक्टो टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी है, प्रैक्टो के नाम से उनका हेल्थ केयर ऐप है जिसमें हम डॉक्टर कंसल्टेशन, मेडिसिन वगैरह बुक करा सकते हैं। उन्होंने ये सेम मुद्दा उठाया था कि हम प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और हमें इन गाइडलाइंस से कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है और एज सच ये लॉ हम पे एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया था कि अगर मान लीजिए ये लॉ हम पे एप्लीकेबल भी होता है तो हमें गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया या गाइडलाइन नहीं दी जिसके अंतर्गत हम एक्सेसिबिलिटी को कंप्लाई कर सकते हैं। और इससे पहले भी बहुत सी कंपनियों ने और नामी प्लेयर्स ने ऐसे इसी लाइंस पे अपने आर्ग्यूमेंट्स करे हैं। इन सब मुद्दों को सॉल्व करने के लिए कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने 24 अगस्त 2022 में एक ऑर्डर पास किया था जिसमें कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि ये लॉ प्राइवेट सेक्टर को भी इक्वली एप्लीकेबल है और गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स and BIS standards on accessibility are very good directions from the government, which private sector service providers can comply with and ensure accessibility. ये हमारी I think ये बहुत बड़ी सक्सेस है। ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, बट इस एक ऑर्डर की वजह से बहुत सारी जो लीगल लैक ऑफ क्लैरिटी थी वो क्लैरिटी आना स्टार्ट हो गई है। तीसरा जो हमने काफी इम्प्रूव करवाया है और थोड़ा और उसे इम्प्रूव करवाने की कोशिश में लगे हैं वो है इनकम टैक्स पोर्टल। वो भी हम सीसीपीडी के माध्यम से करवा रहे हैं क्योंकि जब इनकम टैक्स पोर्टल इन्फोसिस के पास आया था टीसीएस से 2021 में, तो उसके बाद रिटर्न फाइलिंग बहुत काफी दिक्कतें पेश आई थी रिटर्न फाइल करने में ब्लाइंड इंडिविजुअल्स को। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको सीसीपीडी के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा जो हमने किया है वो किया है मेक माई ट्रिप के अगेंस्ट।
मेक माई ट्रिप भी सीसीपीडी में है और मेक माई ट्रिप को भी कोर्ट ने बेसिकली डायरेक्शन दिए है कि आप एक टाइम बाउंड मैनर में एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस इंश्योर करें और उस पर भी हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जिनसे हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं, फिर चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो अर्बन कंपनी हो, चाहे वो रैपिडो हो। और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले हमने इसी प्रैक्टो ऑर्डर की जब मैं बात कर रहा था तो चीफ कमिश्नर ने इस बात को समझा है कि एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड जो लॉ है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है ब्रॉडर लेवल पे। तो कमिश्नर ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया, यानी कि कमिश्नर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो इसके लिए हमने 74 एप्स और वेबसाइट्स की लिस्ट कमिश्नर को सबमिट की है और उसमें हमने बहुत स्पेसिफिक रिलीफ्स मांगे हैं कि ना केवल इन वेबसाइट्स और एप्स को ठीक कराया जाए, बट हर मिनिस्ट्री और डोमेन रेगुलेटर को ये कहा जाए कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में जो सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उन सबको एक सर्कुलर इशू किया जाए उनके द्वारा कि आपको एक्सेसिबिलिटी नॉर्म से कंप्लाई करने की जरूरत है और इनकी कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो आप हमें सबमिट करें। तो वो भी हमारा एक मैटर है जो चल रहा है। ग्रेट। अब मुझे ये बात समझाएं, दो चीजें मैं लिसनर्स के प्रोस्पेक्टिव से आपसे जानना चाहता हूँ। जी। एक, अभी फॉर एग्जांपल हॉटस्टार से आपकी बातचीत चलती है जी, वो एक्सेसिबल बना देंगे जी, कल को उनके टीम मेंबर चेंज हो जाएंगे जी, फिर नए लोग आएंगे, नई अपडेट आएगी जी, फिर कहानी वहीं आ जाएगी। जी, इस सिचुएशन को हम कैसे टैकल करेंगे, नंबर एक। जी, दूसरी चीज, सारी एप्स और वेबसाइट को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्क्रीन रीडर की। जी, खास तौर पर मोबाइल पे हम देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन रीडर की एक्सेसिबिलिटी भी डे बाय डे कम होती जा रही है। जी। तो इन दोनों इशू को हम इन नियर फ्यूचर एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो, जी, उसके ऊपर किस तरह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल दानिश, बहुत आपके वैलिड क्वेश्चंस हैं दोनों। और ये प्रॉब्लम्स हमने पास्ट में भी फेस करी हैं। मिशन एक्सेसिबिलिटी से पहले मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब काम किया करता था तो ये प्रॉब्लम हमने बिल्कुल फेस करी है। पेटीएम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। जहां तक पहले मुद्दे की बात जो है, यानी कि अगर आप एक बार एक्सेसिबल बनाते हैं, मान लीजिए टीम चेंज हो जाती है, तो हम उसे वापस एक्सेसिबल कैसे बनाएंगे, या कोई और ऐसी अपडेट आ जाती है जो उसे एक्सेसिबिलिटी अगर खराब कर दे। तो एज अ थंब रूल हमने एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया हुआ है कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर, चाहे हम उसे लिटिगेशन के थ्रू ले जा रहे हो, चाहे हम उसे एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंसी के थ्रू ले जा रहे हो, हम उनकी क्वालिटी, हर सर्विस प्रोवाइडर का बेसिकली 3 स्टेजेस का साइकिल होता है। ब्रॉड टर्म्स में बता रहा हूं मैं आपको। पहला साइकिल होता है डेवलपमेंट, जिसमें आप अपनी ऐप या वेबसाइट को डेवलप करते हैं। दूसरा साइकिल होता है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग, जिसे हम क्यूए एनालिसिस, क्यूए टेस्टिंग, काफी डिफरेंट नामों से बुलाते हैं। और तीसरा आपका होता है डिप्लॉयमेंट, यानी कि आप उसे प्रोडक्शन में या एक पब्लिक रिलीज के रूप में आप लेके आते हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है कि जब हम डेवलपमेंट स्टेज पे आते हैं, तब क्योंकि हमने अगर एक्सेसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचा होता है तो हम इनएक्सेसिबल चीजें डेवलप कर जाते हैं। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि डेवलपमेंट स्टेज पे आप डेवलपर्स को हर डेवलपर जब कंपनी में आता है तो उसकी एक ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग होती है। तो एज पार्ट ऑफ आवर सर्विसेज हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हर कंपनी के चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो, उनके माध्यम से, या जो डेवलपर्स के लीड हैं उनके माध्यम से, उनकी ट्रेनिंग गाइड में एक एक्सेसिबिलिटी पे मॉड्यूल डलवाया जाए, पहला। दूसरी चीज, क्यूए टेस्टिंग में जनरली कंपनीज का एक चेकलिस्ट होता है कि हर अपडेट से पहले हमें इन चीजों का चेकलिस्ट में ध्यान रखना है। उसमें हम एक्सेसिबिलिटी को इंक्लूड करवा रहे हैं ताकि जब भी अपडेट रिलीज हो उसकी एक्सेसिबिलिटी चेक की जाए। तीसरी चीज, जैसा कि मैंने कहा, डिप्लॉयमेंट। तो अब क्योंकि लॉ, जैसा कि मैंने कहा, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी रूल्स एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस रिक्वायर करते हैं, तो जो हम एडवोकेसी वर्क कर रहे हैं उसके थ्रू हम पुश कर रहे हैं कंपनीज को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, मिनिस्ट्रीज और रेगुलेटर्स को कि आप इन सब कंपनीज से अपनी अपनी एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस रिपोर्ट मांगिए। तो जब रिपोर्ट मांगेंगे तो नेचुरली कंपनीज को एक ऑडिटर के थ्रू जाना पड़ेगा, जैसे कि किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर सर्टिफाई करता है, वैसे ही एक्सेसिबिलिटी को सब्जेक्ट मैटर ऑन एक्सपर्ट ऑन एक्सेसिबिलिटी ही सर्टिफाई कर सकता है। तो उसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट का कल्चर जो है हम डेवलप करें ताकि ये प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में ना फेस करें। आपका दूसरा मुद्दा जो था
स्क्रीन रीडर। हाँ जी, स्क्रीन रीडर, बिल्कुल। तो दानिश, इस जर्नी में एक और अच्छी चीज हुई है। कई बार क्या होता है कि जो एक्सेसिबिलिटी खराब होती है या बिगड़ती है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स की वजह से। फिर चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे वो iOS हो, या चाहे कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो एज अ रिजल्ट, जब कंपनीज एक्सेसिबिलिटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो उसमें फिर हम उन कंपनीज, यानी कि गूगल एंड्रॉइड के लिए या एप्पल iOS के लिए, उन कंपनीज को हम रीच आउट करके फीडबैक दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आपके OS की वजह से आ रही है, इसे प्लीज फिक्स करिए। तो वो एक उस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है हम एक्सेसिबिलिटी की सॉल्व करें। परफेक्ट। 2-3 चीजें और जी। पहला एक कि दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल। व्हेन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप जैसे बात कर रहे हो कि एक सर्विस प्रोवाइडर से पहले कंसल्टेंसी करो, में जाओ अगर नहीं मांग, एट द सेम टाइम यू हैव टू रन योर फैमिली। तो तीसरा, आपको अपने रिलेशनशिप भी मेंटेन करने हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, थोड़ा आपको फंक्शन भी करना है। बिल्कुल। तो इतना कॉम्प्लेक्स इशू अगेन, तो ये कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हो, और क्या ये लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेनेबल है जब यू हैव अ वेरी स्मॉल टीम और इतना बड़ा इशू? Our team is actually becoming bigger day by day. तो हमने बेसिकली क्या किया है कि हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि हम 2 जने इस पूरे मुहिम को आगे लेके नहीं जा सकते अकेले। बट हमने एक पूरा टीम बनाया है, जैसा कि मैंने कहा आपको कि नेशनल लॉ स्कूल, इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, नालसार हैदराबाद और जितने भी अलग अलग लॉ कॉलेजेस हैं, उनसे हमने वॉलंटियर्स इकट्ठे करे हैं जो हमारी इसमें बहुत मदद कर रहे हैं। तो भले ही कंप्लेंट हमारे नाम पे फाइल हो रही है क्योंकि हम लोग ब्लाइंड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, लेकिन जो पीछे का बैकग्राउंड वर्क है उसमें हमारी टीम का भी उतना ही हाथ है। तो जो रिसर्च करनी है या जो फिर इनिशियल ड्राफ्ट बनाना है, उसमें हमारी टीम हमारा पूरा साथ देती है। और जहां तक बात है टाइम डिवोट करने की, टाइम कंज्यूमिंग होने की, आई थिंक डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जॉब के साथ साथ ये चीजें टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। क्योंकि देखिए, करना तो है दानिश, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसे अभी भी अनफॉर्चुनेटली लॉ पास होने के बाद 6 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं दिसंबर में, पर इस मुद्दे को किसी ने सीरियसली अभी तक नहीं उठाया है। बाकी सारे मुद्दों पे बात हुई है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो प्रमोशन इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो, लेकिन इस मुद्दे को अब तक सीरियसली किसी ने नहीं उठाया है। तो इस मुद्दे को आगे लेके जाकर इस पे काम करने की जरूरत थी, इसीलिए हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया और हम डेफिनेटली पूरी टीम के साथ इस इनिशिएटिव को आगे लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इनिशिएटिव ऐसा नहीं है कि ये सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि पिछले लास्ट नवंबर या दिसंबर ऑलमोस्ट से हम लोग इस मिशन एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं और अब तक सक्सेसफुली चलता आ रहा है। इसमें मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो इश्यूज आप पिक करते हैं जी, ये लोगों की रिकमेंडेशंस पे होता है? क्या लोग आपको बता सकते हैं, या आप लोग डिसाइड करते हो कि आपको किस कंपनी के साथ, किस सर्विस प्रोवाइडर के साथ जाना है? नहीं दानिश, ये बिल्कुल लोगों के माध्यम से ही होता है। इनफैक्ट हमें बहुत से लोगों ने काफी सारे एप्स, काफी सारी वेबसाइट्स, काफी सारे इश्यूज बताए हैं, या जो इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं। सो कॉम्बिनेशन है डेफिनेटली लोगों, ये हम लोग कर किसके लिए, हम केवल हम दोनों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। तो नेचुरली अगर कम्युनिटी को कोई भी ऐप या वेबसाइट ऐसी लगती है, या कोई ऐप ऐसी या वेबसाइट कोई ऐसी हो जो वुमेन स्पेसिफिक हो, या वो बच्चों के लिए हो, या वो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को केटर करती हो, तो वो अगर हमें बताएंगे या हमारे नोटिस में लाएंगे तो हम डेफिनेटली उसका भी गवर्नमेंट में भी तो एक ऐप बनाई थी ना एक्सेसिबिलिटी को कंप्लेन करने के लिए, और वो वन्य भारत आई थिंक ऐसा कुछ उसका ऐप, उसको नहीं संज्ञान में लिया अभी? उसको हमने संज्ञान में लिया है। इनफैक्ट जो छोटे मोटे इश्यूज गवर्नमेंट वेबसाइट पे, कहीं कोई कैप्चा का इशू या कुछ इस टाइप के इश्यूज जो हैं, उसको हम उसके थ्रू भी रिजॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं। 2-3 और सवाल। ये बताएं कि आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो मुद्दा उठाया था कि भाई एक एक करके जाना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ यू गेव अ लिस्ट ऑफ 74 वेबसाइट्स और ऐप जी, कि भाई आप इनके ऊपर एक ये जो एक्सेसिबल ऑडिट की बात है, इसका एक कल्चर जनरेट किया जाए जी। इस पे क्या रुझान है? क्या गवर्नमेंट सीरियस, और जो सीसीपीडी आपको लग रहा है कि बहुत सीरियसली इस मैटर को टेकअप करे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम एक एक करके तो
सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू बिल्कुल, हैव द कि एक टाइम पे हम बताएं कि भाई आपको सभी को नोटिस देना है। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट कितनी सीरियस है और सीसीपीडी कितना सीरियस है, एक सवाल तो मेरा ये है। और जी इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है, अभी तक जितने भी कंपनी से आपकी बात हुई है जी कंसल्टेंसी के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से, सीसीपीडी के जी माध्यम से, जी। तो उन लोगों का क्या है, मतलब दे आर हेजिटेंट, अनअवेयर, या इच्छा शक्ति की कमी है? तो क्या, व्हाट डिड यू फाइंड? बिल्कुल दानिश, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने रेज किए हैं। देखिए, जहां तक सीसीपीडी का सवाल है, तो सीसीपीडी डेफिनेटली, देखिए सीसीपीडी एक एडजुडिकेटरी बॉडी है, यानी कि अगर आप ये जाके उन्हें कहेंगे कि हमारे कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो डेफिनेटली सीसीपीडी अपनी कार्यवाही करता भी है और उन्हें करना भी पड़ेगा, बिकॉज कानून उन्हें ऐसा कहता है करने को। तो सीसीपीडी डेफिनेटली इसको बहुत प्रोएक्टिवली, इनफैक्ट हम लोग पर्सनली बहुत ग्रेटफुल हैं सीसीपीडी को लेकर के कि उन्होंने इन मुद्दों को सीरियसली लिया भी है और वो बहुत प्रोएक्टिवली हमारा साथ दे रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इन मुद्दों को आगे लेके जा पाए। अब जो आपने ये इशू उठाया कि बिल्कुल ठीक बोला आपने कि हम एक एक ऐप वेबसाइट को लेके नहीं जा सकते। हमने जो ये लिस्ट बनाई है दानिश 74 ऐप्स और वेबसाइट्स की, हमने बहुत स्ट्रेटेजिकली इसमें ये भी ध्यान रखा है कि हम हर सेक्टर को कवर करें, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रेस्पेक्टिव सेक्टर के डोमेन रेगुलेटर या मिनिस्ट्री हैं, उनको हमें कहना है कि आप अपने सेक्टर में अपने सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको एक सर्कुलर इशू करिए ताकि वो एक्सेसिबिलिटी से कंप्लायंस इंश्योर कर सके। ये तभी हो पाएगा। अगर हम एक एक को लेके जाएंगे तो वो एक ठीक हो जाएगी, लेकिन उसी सेक्टर में और 10 ऐप होंगी तो वो डेफिनेटली डिजायरेबल सिचुएशन नहीं है। इसलिए हम इसको सेक्टर वाइड अप्रोच लेके चल रहे हैं। पहली बात, सीसीपीडी का जैसा कि मैंने आपको जैसे अभी बताया कि बिल्कुल वो लोग सीरियस हैं और मैं देखिए, क्योंकि ये मामला अभी भी सीसीपीडी के समक्ष चल रहा है, तो मैं रुझान या किसी भी ऐसी चीज पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा जो ऑलरेडी डिसीजन जिसका पेंडिंग है। बट जैसा कि आपने अभी मैंने बताया श्रोताओं को और आपको कि प्रैक्टो के ऑर्डर में भी जैसा कि प्रोएक्टिव रोल सीसीपीडी ने प्ले किया है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि इस मुद्दे में भी सीसीपीडी उसी तरह से प्रोएक्टिवनेस दिखाएंगे जैसे अभी तक बाकी मुद्दों में दिखाई है। गवर्नमेंट और सर्विस प्रोवाइडर जिनसे अभी तक बात हुई, जी, गवर्नमेंट और सर्विस प्रोवाइडर दानिश, रुझान बहुत डिफरेंट अप्रोचेस मिली हैं। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जिन्हें हमें एक बार ईमेल करते ही रिस्पॉन्स मिला है कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, हमें उन्हें और कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे ईमेल्स को भले ही ना रिस्पॉन्ड किया हो, लेकिन लीगल नोटिस को रिस्पॉन्ड किया है, और जब लीगल नोटिस गया उसके बाद हमारे उनसे बहुत अच्छे रिलेशनशिप बने हैं जिनके साथ हम अब काम कर रहे हैं। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो कोर्ट में आके एक्सेसिबिलिटी दानिश एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स कोर्ट में आके क्या करते हैं कि जब हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तो वो ऑटोमेटेड टूल्स यूज करके बेसिक टेस्टिंग करके बोलते हैं कि हम तो 70-80% कंप्लायंट हैं, केवल 20% की प्रॉब्लम है, वो हम फिक्स कर देंगे। तो उन्हें ये समझाना कि एक्सेसिबिलिटी ऑडिट केवल ऑटोमेटेड टूल्स से नहीं, मैनुअल टेस्टिंग भी जरूरी है, वो एक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने ना ही इच्छा शक्ति दिखाई है, ना ही अवेयरनेस दिखाई है, ना ही कुछ करना चाहा है, तो उन्हें फिर हमें स्ट्रिक्टली कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू ही आगे बढ़ाना पड़ रहा है। आने वाले टाइम में आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी इस मिशन के लिए? बिल्कुल दानिश, हमें 2 चीजों की जरूरत है। एक तो हमें फंडिंग की जरूरत है और दूसरी हमें जरूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो वीक में हमें चाहे 10 घंटे या 15 घंटे अपने टाइम का डिवोट कर सकें, ताकि जो चाहे कोऑर्डिनेशन का काम हो, चाहे इनिशियल कम्युनिकेशन भेजने का काम हो, या किसी सर्विस प्रोवाइडर को रिमाइंड करवाने का काम हो, या मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराने का काम हो, वो हमारा काम संभाल पाए। तो हम डेफिनेटली इनफैक्ट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं डिसेबिलिटी सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपील करना चाहूंगा, यदि आप अपने एम्प्लॉयज में से किसी एक काबिल एम्प्लॉय को हमें हफ्ते में 10 घंटे या 15 घंटे के लिए दे सकते हो प्रो बोनो बेसिस पे, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत मददगार साबित होगा। और सिमिलरली अगर आपको लगता है कि ये काम जरूरी है और अच्छा है, और अगर आप हमारी किसी भी तरह से फंडिंग रेज करने में मदद कर सकते हो तो जरूर हमें बताएं। बिल्कुल। एंड गोल क्या है? एंड गोल दानिश हमारा ये है कि एक्सेसिबिलिटी एक हैबिट बने,
और जो लॉ बना है एक्सेसिबिलिटी पे वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो और उसकी कंप्लायंस मॉनिटर की जाए। अभी हमारे पास मैकेनिज्म्स तो हैं, हमने लॉ बना लिया, हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए डोमेन रेगुलेटर और मिनिस्ट्री को जिम्मेदारी दे दी, और हमने मॉनिटर करने के लिए सीसीपीडी या स्टेट कमिश्नर्स अपॉइंट कर दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग दोनों ही ऐसी हैं अभी जिन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। तो अगर एक बार लॉ एक तरीके से मजबूती से इम्प्लीमेंट हो जाए और मॉनिटरिंग अगर स्ट्रांग हो जाए तो डेफिनेटली एक्सेसिबिलिटी बिजनेसेस का एक कल्चर बन जाएगा। वही हम कल्चर एक लाना चाहते हैं कि जब भी आगे जाकर कोई भी ऐप, वेबसाइट या कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बने, उसमें एक्सेसिबिलिटी का ध्यान शुरू से ही रखा जाए। ये हमारा एंड गोल है। Would you like to make a comment on Accessible India campaign? किस दिशा में जा रहा है? एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन दानिश एक बहुत अच्छे थॉट के साथ स्टार्ट किया गया था और कुछ टाइम तक अच्छा भी चला। अब मैं ये कहूंगा कि पेस थोड़ा स्लो हो गया है, डिजायरेबल रिजल्ट्स आने में टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा वहां पे भी और मुहिम को और मजबूत करने की जरूरत है, और सरकार को भी और इंथुजियाज्म और इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत है, और हमें भी काइंड ऑफ सरकार से बात करके या डिफरेंट माध्यम से हमें भी उस मुहिम को बढ़ाने की या एक पुश और देने की जरूरत है। कुछ लोगों ने कहा था कि जब आप इंटरव्यू करना तो इनसे पूछे कि एप्पल में आजकल बड़े इशू आ रहे हैं, स्क्रीन रीडर के फोन किसी को मिला है, किसी को मिल जाता है, इस तरह के कई बग्स है, हैंग हो रहा है। तो आर यू इन टच विद द एप्पल आल्सो? स्क्रीन रीडिंग जो मोबाइल फोन प्रोवाइडर्स हैं, सैमसंग हो या एप्पल हो। सो दानिश, बेसिकली आपने क्योंकि स्पेसिफिकली एप्पल के बारे में कहा है तो मैं ये कहूंगा कि एप्पल का एक प्रोसेस होता है जब डेवलपर बेटा या पब्लिक बेटा फेज में जब ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज होता है तो उनका एक टूल है जहाँ पे आप फीडबैक देते हैं और वो एक प्रॉपर उसको एक रिक्वेस्ट नंबर असाइन होता है और उस पर काम किया जाता है। तो एप्पल के इश्यूज को रिजॉल्व करवाने का वो सबसे अच्छा तरीका है। तो इनफैक्ट मैंने कुछ टाइम पहले रिक्वेस्ट भी की थी लोगों से वेरियस सोशल मीडिया या व्हाट्सएप और अदर चैनल्स से कि यदि ऐसे कोई बग्स हैं जो बहुत मेजोरिटी से हमें परेशान कर रहे हैं तो आप हमारे अगर नोटिस पे लाएं तो हम डेफिनेटली एप्पल की टीम को भी लिख के रिजॉल्व करवाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ बग्स जो हमें ऑलरेडी पता है, जो हमने ऑलरेडी लॉग कर दिए हैं डेटाबेसेस में, बट अगर और ऐसे मेजर बग्स हैं जो परेशान कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग टीम के नोटिस में लाके कोशिश कर सकते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। कुछ और जो मैंने आपसे नहीं पूछा लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें आप? जी बिल्कुल दानिश, मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहें कि किसी ऐप या वेबसाइट पे हमें काम करना चाहिए या किसी ऐसे डिजिटल एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड इशू को हमें उठाना चाहिए तो आप हमें missionaccessibility@gmail.com missionaccessibility@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं और हम डेफिनेटली आपके मुद्दों को पिकअप करेंगे। एक और चीज मैं जो कहना चाहूंगा जो एज अ न्यू सर्विस मिशन एक्सेसिबिलिटी दे रहा है वो ये है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके नाम पे किसी डिजिटल एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड इशू को उठाया जाए और जिसमें आप खुद क्लाइंट बनना चाहें तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको वो सर्विस दे सकते हैं ताकि आपके नाम पे हम लीगल नोटिस, सीसीपीडी कंप्लेंट और फिर उसे फॉलो अप करना, आपको रिप्रेजेंट करना, वो सब हम कर सकते हैं। तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है अमर, एंड वी डेफिनेटली वांट कि ये सस्टेन करे, आगे बढ़े, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। आप अपने मिशन के साथ डटे रहें, एक बड़ी टीम बने और जो हमारे लार्जर गोल हैं उसको आप रिप्रेजेंट करें और अचीव करने में हमें मदद मिले। बिल्कुल दानिश, कांग्रेचुलेशन फॉर द इनिशिएटिव, विश यू ऑल द सक्सेस, और जितना हमसे हो पाएगा वी आर ऑलवेज विद यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू हमें ऑलवेज ये प्लेटफॉर्म देने के लिए दानिश, और उम्मीद करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम बहुत कुछ चेंज लाने में मतलब हम अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बहुत चेंजेस लाने के लिए, परिवर्तन के लिए हम मुहिम छेड़ सकते हैं डेफिनेटली। और आप इसी तरह इन मुद्दों पे बार बार चर्चा करते रहें और हम डेफिनेटली आपके साथ हैं। परफेक्ट। तो आज हमने बात की अमर जैन से, जो एक लॉयर है और साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल है।
मिशन एक्सेसिबिलिटी की मुहिम उन्होंने शुरू की है। राहुल बजाज के साथ मिलके उनकी टीम भी है। अगर आपको लगता है कि किसी ऐप या वेबसाइट को आप एक्सेसिबल बनवाना चाहते हैं, उसको पिकअप करवाना चाहते हैं, तो आपको ईमेल आईडी शो में बता दी गई है। आप जुड़िए। अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए टीम मेंबर और वॉलेंटरली अगर आप अपने सर्विसेज दे सकते हैं, तो बिल्कुल इस कोर्स के साथ आप जुड़िए। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट। बाय बाय। Previously used OCR apps didn't get proper formatting? Were tables or math content not correctly recognized? Want transcripts for videos or text with videos in an accessible format? Are you looking to learn and grow? iSTEM's new mobile app is here. Quickly extract text from images without worrying too much about layout or formatting. Get all content within an accessible document or image along with formatting, including multi-column documents, math content, tables, images, lists, links, headings, etc. Get transcript of any videos or visual in an audio-video accessible format. Learn and grow using set of resources right from basic assistive technology to advanced topics. Many more features coming. To download the iSTEM app from Play Store, just type in the search box i-STEM. And to download it from web portal, search on any browser www.portal.istemai.com, www.portal.istemai.com. हाय, दिस इज अजय कुमार रेड्डी, कैप्टन ऑफ द इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम। लोग सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। दिस इज आवर न्यू होम। थैंक यू सो मच।